नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि शिक्षक भर्ती में कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कहां से प्रश्न आता है, किस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हैं, उस विषय पे मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आज मैं 2023 में जो एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, उस शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पूछे गए सहायक शिक्षक के वीडियो पर यानी सहायक शिक्षक के क्वेश्चन पर बात करूंगा। और हम बात करेंगे आज CDP यानी बाल विकास वाले प्रश्न पर। आप लोगों को मालूम है कि 10,000 शिक्षक भर्ती की हवा चल रही है और कई लोग बोल रहे हैं कि ये शिक्षक भर्ती नहीं होगी, नहीं आएगी। लेकिन एक बात सोच के देखना कि अगर आ गई तो नकारात्मक लोग तो हर जगह हैं, उस पर अपने को ध्यान नहीं देना। हमको क्या करना है, हमको बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। अगर आ गई तो क्या कर लोगे? नहीं आएगी तब तो ठीक है, और आ गई तो, और शिक्षक भर्ती तो आनी ही है। अगर अभी नहीं आएगी तो कभी ना कभी तो आनी ही आनी है, 5 साल, 4 साल में, 3 साल में। तो ये एकदम से तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। अपने आप को रेस में रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप दौड़ते रहें, भले धीरे धीरे चलें। दौड़ना बहुत जरूरी है, क्लियर है? तो मतलब चलना बहुत जरूरी है। अगर दौड़ ना सको तो चलो। आप देखते हैं ना, जो फिजिकल की तैयारी करते हैं वो भले उनका एग्जाम हो ना हो, लेकिन दौड़ने रोज सुबह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को कम से कम उस लाइन में रखे रहें कि हाँ मैं उस रेस में हूं। नहीं दौड़ना ही बंद कर देंगे रेस से बाहर। तो आपका दौड़ना शिक्षक भर्ती वालों का पढ़ाई। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सहायक शिक्षक का सेट ए में जो प्रश्न पूछा गया था उससे संबंधित। बाकी प्रश्न तो एक ही जैसे रहते हैं, प्रश्न ऊपर नीचे रहते हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अच्छे समायोजन में व्यक्ति अपनी योग्यताओं और सीमाओं का ज्ञान होता है। ऑप्शन बी, इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। ऑप्शन सी, इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। या ऑप्शन नंबर डी, अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें व्यक्ति के इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। और इसको हमने कराया था सहायक शिक्षक का वीडियो नंबर 20 में, जिसमें मैंने बताया था अनुकूलन के बारे में, और अनुकूलन के बाद मैंने बताया था समायोजन, व्यवस्थापन, स्वविष्टीकरण या स्थानीकरण। इस टॉपिक में ये चीज कंप्लीट हुआ है। ठीक, तो ये था हमारा पहला वीडियो, पहला क्वेश्चन जो कि आया था एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही 56-58 सिलेक्शन नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है उपर्युक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनाव करना है। कौन सा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है? ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है प्रत्येक व्यक्ति के वृद्धि के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक व्यक्ति के वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है प्रत्येक व्यक्ति के वृद्धि और विकास संदर्भ में विभिन्नताएं होती हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती हैं। इस विकास में कोई के साथ अगर आप जाएंगे, तो इस विकास के साथ अगर आप जाते हैं, तो विकास के साथ जाने में समस्या क्या है कि इसमें वृद्धि शामिल नहीं। ठीक है, तो ये गलत। दूसरा कहें गलत नहीं हुआ, लगभग सही है, लेकिन इसमें से सबसे अच्छा आंसर आपको चुनना है। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें वृद्धि है तो विकास गायब है। इसमें अगर वृद्धि और विकास है तो लिखता है कि समानताएं होती है, जबकि असमानताएं होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लिया गया। और इसको तो सभी लोग पढ़े होंगे, वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हमने भी पकड़ाया था इसको वीडियो नंबर 1 में ही, जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्ति के विकास और वृद्धि को प्रभावित करती हैं, इसमें जो चीजें बताई थी उसमें ये सारी चीजें कवर की गई थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है? कहता है बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता देती है। ऑप्शन सी कहता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है। या ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? कक्षा में विविधता को समावेशित करना या संबोधित करना। कुल मिला के समावेशी शिक्षा है क्या? अगर समावेशी शिक्षा की बात की जाए तो समावेशी शिक्षा क्या कहता है? चाहे किसी भी प्रकार के बच्चे हों, चाहे वो फिजिकली डिसेबल बच्चे हों, यानी शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे हों, चाहे वो मंद बुद्धि के बच्चे हों,
चाहे वो तीव्र बुद्धि के बच्चे हों, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में बैठा करके पढ़ा देना समावेशी शिक्षा को संबोधित करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी कराया गया वीडियो नंबर 29, जिसमें समावेशी शिक्षा, जिसके तीसरा चरण जो है उसमें ये सब चीजें कराई गई। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती हैं। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करता है? तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया किस ओर इंगित करेगा? जब शिक्षिका किसी कक्षा में समूहों में बांट देती है, समूह में बांट देने का मतलब क्या है? कुल मिला के आपका समाज भी कैसा बटा है? समूह में बटा है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बच्चे एक समाज में जिसमें कई लोग हैं, जिसमें कि कुछ लोग अपर क्लास के माने जाते हैं, कुछ लोग लोअर क्लास के माने जाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षिका क्या करे? समूह में बांटती है। समूह में बांटने के बाद सामूहिक कार्य करवाती है, अलग अलग समूह से कार्य करवाती है, एक समूह का दूसरे समूह से बातचीत कराती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बच्चों को सामाजिक गतिविधियों को सिखाना चाह रही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सहायक शिक्षक वीडियो नंबर 16 में कराया गया था। बालकों का सामाजिकरण कराने वाले तत्व में कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें देखिए पूरा तत्व ये शामिल है। ठीक, चलिए इसी में पूरा बताया हुआ था मैंने। और इसमें बालक के साथी वाला भी चैप्टर था, जिसमें समूह में बालक सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को सीखता है। इसलिए शिक्षिका सामूहिक गतिविधियों को शामिल करता है या करती है? शिक्षिका या शिक्षक शामिल करता है या करती है। इसके आगे भी इसी में कराया गया है कुछ चीजें, जो कि अब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण करने की प्रमुख एजेंसी या अभिकरण नहीं है? यह प्रश्न सेम टू सेम कराया था मैंने, लेकिन उसमें एक चीज छूट गई थी। पहला, बच्चों में सामाजिकरण करने की अभिकरण या एजेंसी यानी कौन कौन है जो बच्चों का सामाजिकरण करता है? तो पहला, समुदाय जो है वो तो करता ही है। कुछ सामाजिक समूह है वो भी करते हैं। औपचारिक शिक्षण संस्थाएं मतलब स्कूल हो गया। इसके अलावा दूसरा अगर कहें तो आंगनबाड़ी हो गया। जो भी शिक्षण संस्था है, कॉलेज है, वहां से भी आप कुछ न कुछ समाज के बारे में सीखते हैं या समाज में रहने लायक सीखते हैं। तीसरा है जो मतलब आखिरी है जो है परिवार। तो ये चारों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी कराया था क्या? देख लेते। हाँ, सहायक शिक्षक वीडियो नंबर 16 में कराया गया है, जिसमें देखिए सामाजिकरण के कुछ सक्रिय कारक जो निष्क्रिय कारक का उदाहरण है। पुस्तकालय और सक्रिय कारक निम्नलिखित। तो अभी पूछा गया है कि मुख्य जो अभिकरण है, मुख्य जो एजेंसीज हैं सामाजिकरण करने की, तो मुख्य 2 तरीके से एजेंसीज आपसे पूछ सकता है कि सक्रिय एजेंसी बताइए और निष्क्रिय एजेंसी बताइए। सक्रिय एजेंसी मतलब जो कि बच्चे से बहुत जुड़े हुए होते हैं, एकदम से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने कोई किताब पढ़ी, अब उसके बाद मैं सामाजिकरण उससे सीख रहा हूं कि किताब में बताया था कि नमस्ते करना है तो मैं नमस्ते सीख रहा हूं। तो कैसा हो गया? मैं किताब से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हूं, लेकिन जब बात आती है परिवार की तो परिवार से डायरेक्टली जुड़ा हूं, आस पड़ोस से जुड़ा हूं, स्कूल से जुड़ा हूं, बालक के साथी से जुड़ा हूं या समुदाय से जुड़ा हूं। ये सारी चीजें कराई गई थी। बस एक चीज इसमें चेंज करके आपसे प्रश्न पूछा है। वो प्रश्न ये पूछा है, देखिए सभी चीजें शामिल हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न एक महत्वपूर्ण चेंज जो किया है वो ये किया है, औपचारिक शिक्षण संस्थाएं। इसी औपचारिक शिक्षण संस्था को स्कूल लिख देता तो हमारा ऑप्शन एकदम से मैच कर जाता। क्लियर है? चलिए आगे वाली बात करते हैं, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया जाता है या किया गया है? यानी पूछता यह है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई बच्चा अगर 12 साल का है तो आप उसको कक्षा किसी 6वीं कक्षा या 7वीं कक्षा में डायरेक्ट भर्ती कर रहे हैं, तो किस आधार पर है? तो किस आधार पर है? बच्चे के उम्र के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमने पढ़ा था और शिक्षा के अधिकार अधिनियम में इसको
पढ़ाया भी गया था। मुख्य रूप से प्रवेश न दिए गए बालकों जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उसके लिए विशेष बंद। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। सेम क्वेश्चन है। अगला भी देखते हैं प्रभाविता के नियम। क्वेश्चन नंबर 7, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? उद्दीपन अनुक्रिया का, अधिगम का सूझ का सिद्धांत, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपको पावलोव याद होगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी वीडियो नंबर 25 में कवर किया गया है। प्रभाव का नियम, जो प्रभाविता का नियम है वही प्रभाव का नियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेव वाजोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से समीपस्थ विकास क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। लेव वाजोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? स्वास्थ्य और जेंडर, शिक्षण और मूल्यांकन में, केवल शिक्षण में, या केवल आकलन में? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? शिक्षण और मूल्यांकन दोनों में करना चाहिए। जब आप सहायक शिक्षक, कई बार मैं बोला हूं सहायक शिक्षक और शिक्षक का सिलेबस अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। सीडीपी भी अलग अलग है, उसका एक उदाहरण मैं आपको अभी आगे बताऊंगा भी। ठीक है, चलिए संभावित या निकटवर्ती विकास क्षेत्र, इसी को पूछा है आपसे, इसी को पूछा है ना। लेव वाजोस्की ने किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र, समीपस्थ या निकटवर्ती विकास क्षेत्र के बारे में पूछा है। वाजोस्की ने संभावित विकास क्षेत्र जेडपीडी के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर पर सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात उसमें ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। ये कुछ इमेज में भी आपको दिखाया था और इसी में आपको बताया था कि यह शिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया में विशेष उपयोगी है। यानी निकटवर्ती विकास क्षेत्र जो है शिक्षण और मूल्यांकन में विशेष उपयोगी है। लाइन बाय लाइन है, इसमें कोई समस्या नहीं। कौन सा वीडियो नंबर है वो देख लीजिएगा, 23। अब देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 24। और धारा 24 शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो पढ़ाए हैं उसमें देख लीजिए कौन सा है। शिक्षकों के कर्तव्य में देखिए लिखा है कि शिक्षकों का कर्तव्य होगा कि नियमित समय पर स्कूल में उपस्थित हो, पाठ्यक्रम पूरा करें, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण करें तथा अभिभावक बैठ के आयोजित करें। लेकिन इस डिस्क्रिप्शन से यह साबित नहीं होता कि इस डिस्क्रिप्शन से यह साबित नहीं होता कि धारा 24 में यह बात उल्लेख की गई है। तो उसके लिए हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं धारा 24। धारा 24 कहते हैं चौथा नंबर पॉइंट कहते हैं धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख करती है। और पूछा आपसे प्रश्न क्या है, शिक्षकों के शिक्षा का अधिकार कौन से शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित? सेम क्वेश्चन वीडियो नंबर 32 में देखिएगा जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो अहम केंद्रित अवस्था होती है, स्वयं केंद्रित अवस्था होती है। यानी बच्चे का शुरुआती समय जो होता है उसको अहम केंद्रित अवस्था के नाम से जाना जाता है। और ये वीडियो नंबर 21 में कवर है। और इसमें देखिए आत्म केंद्रीयता है, देखिए प्राक संप्रेयात्मक अवस्था, या इसी को हिंदी एक अन्य भाषा में जो पूछा है पूर्व संप्रेयात्मक अवस्था। सेम बातें हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, जो मैंने क्लास के दौरान आपको डिस्क्राइब भी किया था। अगर आप लोग को याद होगा या फिर अगर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। इसके बहुत सारे लक्षण बताए हैं, जैसे जीववाद है, आत्म केंद्रीयता है, केंद्रीकरण है। इसी में एक लक्षण है अहम भाव, जिसमें अहमवाद पूछा है वही अहम भाव है। स्वयं के दृष्टिकोणों को महत्व देना, जैसे कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है, इस तरीके का। वीडियो नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? पहला, विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, बिल्कुल होती है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। दूसरा कहता है विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधता होती है, बिल्कुल होती है। तीसरा कहता है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, भी होती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों से होता है, नहीं। व्यक्तिगत विकास कौन कौन से दो कारक मुख्य रूप से होते हैं? व्यक्तिगत विकास के दो कारक जिससे प्रभावित होता है, एक तो होता है जीन, जिसको बोला जाता है क्या? अनुवांशिकता।
अनुवांशिकता। और दूसरा जो है कौन सा है, वातावरण। वातावरण, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, पूछा है सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसको तो सब पढ़े भी होंगे शायद, वीडियो नंबर 5 में बताया गया है सहायक शिक्षक में। ये विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं, प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं पश्चवर्ती बाद के अनुभव, ये सब चीजें हैं। लेकिन मुख्य रूप से विकास को प्रभावित करने वाले दो पार्ट होते हैं, वही बटे हुए हैं। पहला पार्ट होता है अनुवांशिकता, दूसरा पार्ट होता है वातावरण। वातावरण को ही और चीजों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तर्क, बिल्कुल सीखने की प्रक्रिया है। प्रतिबिंबन, यानी कोई चीज वो देखे हैं उस चीज को अपने मन में उतार लेना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि रेलगाड़ी के बारे में सोचिए, आप रेलगाड़ी आपके दिमाग में दिख रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंबन है। कल्पना करना, कल्पना करना मतलब काश ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। पूछता क्या है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया नहीं है। तो अगर काश ऐसा होगा, जहां से सवाल उठेगा और सवाल उठ करके बच्चा उस क्षेत्र में काम करने चाहे, जैसे क्या मैं काश में चांद में पहुंच पाता, वही बच्चा बड़ा होकर के सोच सकता है कि चांद में पहुंचने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो वो सीख सकता है। तो मुख्य रूप से सब चीजें सीख गई तो बात हो गई परिपक्वता। तो कहना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया का भाग कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता। वीडियो नंबर 17 सहायक शिक्षक का, इसमें प्रश्न भी सेम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। और इसमें क्या पूछा है? हाँ, पूछा सेम है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे है। परिपक्वता को इसमें डी में रखा है, मतलब उसमें क्वेश्चन में डी में रखा है और इसमें सी में रखा है। ये पिछले साल मैंने कराया था कोर्स में, ठीक, पिछली बार कराया था, अभी कोर्स में आप लोग देखेंगे भी। निम्न इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? पहला कहता है वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं। पहला कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं। एक मिनट, पानी लेके आए। खांसी हो गई, ठीक। वे रचनात्मकता का गुण होता है, वे मौलिक चिंतन नहीं करते, अपना गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके अंदर मौलिक चिंतन होता है, जबकि यहाँ बोल लिया है कि नहीं होता है, लक्षण नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न कराया गया है वीडियो क्रमांक 27 में। तो कराए हुए कंटेंट बोलता है, कंटेंट जब अच्छा रहता है तो सिलेक्शन अपने आप होता है। देखिए इसको पूरा सृजनात्मकता, मौलिक चिंतन की क्षमता है सब, ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन, बी सूझ, सी शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी रटकर याद करना। तो सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? रचनावादी दृष्टिकोण से के लिए, यानी बच्चा कुछ रचना करके सीखना चाहता है, नया कुछ सीखना चाहता है, उसमें उसका कब क्या काम आता है? पूर्व ज्ञान। आपको उदाहरण बताया होगा मैं, या फिर क्लास जब आप करेंगे तो मैंने एक उदाहरण बताया था कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बालू लाता है और बालू को ऐसे जमा कर करके एक टीला बनाने का या फिर एक घर बनाने का, घरौंदा बनाने का प्रयास करती है एक बच्ची। लेकिन जब वो टीला बनाती है तो देखती है कि उसका टीला जो है बहुत ऊंचाई तक जा नहीं रहा। तभी उसको पता चलता है, उसको याद आता है कि मेरे जो दादा जो हैं वो कुम्हार हैं, और वो जब मिट्टी को ऐसे जमा करते हैं तो कुछ इस हाइट तक लंबा ऐसे ऊंचा उठा लेते। आखिर उस मिट्टी में और इस मिट्टी में यानी बालू में क्या फर्क है? तो वो देखती है कि मेरे दादा उसमें पानी डालते हैं, तो फिर उसमें पानी डाल करके उसको ऐसे बड़ा बना लेती है। तो वो उसका पूर्व ज्ञान वहां पे काम आता है, शिक्षण का पूर्व ज्ञान। वैसे वीडियो में नंबर 23 में कराया गया प्रश्न है, वाइजोत्स्की वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? यानी हम कौन सा प्रश्न हम
स्टूडेंट से पूछे, छात्र से पूछे, एक शिक्षक छात्र से पूछे कौन सा प्रश्न, कि वो जान सके कि उस बच्चे के अंदर सृजनात्मक कौशल है या नहीं है। इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है? तो सृजनात्मक चिंतन में देखिए, इसे कौन बता सकता है? मैं बोला मैं। है क्या सृजनात्मक चिंतन? हो सकता है, मैं उसके बारे में जानता हूं। दूसरा कहता है सही उत्तर बताएं। वन लाइनर एमसीक्यू हो गया कि सही उत्तर एक शब्द में बता दिया, तुम कौन से शहर में रहते हो? भोपाल। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? आप बोले हां या ना। लेकिन आप इससे पूछें कि इसे कितने तरीकों से हल किया जा सकता है, कितने तरीकों से हल किया जा सकता है का मतलब कि बच्चा सोच पाएगा कि और कौन कौन से तरीके होंगे, तो उसका सृजनात्मक चिंतन बढ़ेगा। क्लियर है? चल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सहायक शिक्षक वीडियो नंबर 20। ये सृजनात्मक चिंतन कई अलग अलग तरीके से किसी कार्य को करने की क्षमता को दर्शाता है। ये वाला इमेज याद आ रहा होगा लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में वैज्ञानिक चिंतन करते हैं? फैक्चुअल प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अमूर्त बोला मतलब बच्चा सोचना शुरू कर दिया, जो कि 11 साल से ऊपर में विकसित होता है, वीडियो नंबर 21। अगला प्रश्न देखें, और इसमें लिखा भी है इस अवस्था में बालक अमूर्त या वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि का, अनुभूति का, रचनात्मकता का या स्मृति का। विचार मंथन विधि यानी किसी बात पर सोचना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, किसी बात पर गहनता से सोचना। अगर शिक्षक बच्चों से किसी बात पर गहनता से सोचने के लिए कहता है तो वो किस क्षमता का या किस गुण का विकास करना चाहता है? तो करना चाहता है रचनात्मकता का। वीडियो नंबर 29 में कवर किया गया है, जहां पर पद्धति विधि बताया गया है और इसी में व्याख्या बताई गई। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। अब यहां पर एक प्रश्न है, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो प्रश्न है ये बताएगा आपको दो बातें। पहला बात कि शिक्षक का और सहायक शिक्षक का, शिक्षक का और सहायक शिक्षक का दोनों का सिलेबस अलग अलग है। सीडीपी दिखेगा एक जैसा, लेकिन प्रश्न अलग अलग पूछा जाएगा। कैसे? मैं बताता ये हूं, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए एक बात शब्द का प्रयोग किया गया है और वो शब्द है कौन सा? आकलन। जब सहायक शिक्षक की बात करते हैं तो आकलन को और क्या कहा जाता है? मूल्यांकन। ठीक, तो सहायक शिक्षक या सीजीटेट 1 to 5 वाले की जब आप बात करेंगे तो आपको आकलन और मूल्यांकन को एक ही मानना पड़ेगा। लेकिन जब शिक्षक में जाएंगे तो आकलन एक अलग मुद्दा और मूल्यांकन एक अलग मुद्दा हो जाता है। इसीलिए कहता हूं कि अगर आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो सहायक शिक्षक का सीडीपी पढ़िए, और शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक का सीडीपी पढ़िए। नहीं तो मामला यही आकलन और मूल्यांकन में ही गड़बड़ हो जाएगा, एक नंबर तो यहीं से कट जाएगा। और कंसेप्ट शुड बी क्लियर। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत सारी चीजें बेकार है। आप कितना भी पढ़ लें, नींव अगर मजबूत नहीं है तो घर ऊंचा नहीं बन सकता। प्रश्न देखते हैं। बहरहाल प्रश्न कहता है कि रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और मूल्यांकन दोनों का प्रयोग करती है। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए क्यों ऐसा कर रही है रीता? रीता एक शिक्षिका है, ध्यान रखिएगा। बच्चों की उपलब्धि स्तर जानने के लिए, बच्चों की प्रगति जानने के लिए, या एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। तो रीता जब सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन कर रही है, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कहने का मतलब यह है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों में फर्क है। और यह प्रक्रिया जब सहायक शिक्षक में आप पढ़ते हैं तो एक साथ चलती रहती है।
सतत मूल्यांकन इसी को नाम दिया गया है। और ये मूल्यांकन कहता क्या है? मूल्यांकन कहता है कि सीखने के लिए मूल्यांकन कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपसे बोला गणित के 5 प्रश्न दिए, पहला धन से संबंधित, दूसरा ऋण से संबंधित, गुणा से संबंधित, चौथा भाग से संबंधित और पांचवा मिक्स क्वेश्चन। आपने धन वाला प्रश्न सॉल्व कर लिया, ऋण वाला प्रश्न सॉल्व कर लिया, गुणा भाग और एक मिक्स क्वेश्चन था उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो कहना यह चाहता हूं, पहला कथन जो मैं कहा सीखने के लिए मूल्यांकन, इसका मतलब यह है कि जब आपने वो 3 प्रश्न सॉल्व नहीं किए और उसके लिए जब रीता आपसे मूल्यांकन ले रही है तो आपसे मूल्यांकन क्या ले रही है? सीखने के लिए मूल्यांकन ले रही। फिर क्या हुआ? फिर आपने जब 3 प्रश्न सॉल्व नहीं किए, गुणा और भाग और मिक्स वाले, तो फिर से रीता आपसे कहती है कि मैं आपको इसको सिखाती हूं। आपको फिर से सिखाया जाता है और फिर से कहा जाता है फिर से मूल्यांकन दो, फिर से एग्जाम दो कि तुमने जो मैंने जो सिखाया उसको तुम सीखे या नहीं। तो वो क्या हुआ? वो हुआ सीखने का मूल्यांकन। कितना सीखना है, कितना हम नहीं जानते, उसका मूल्यांकन अगर करना है तो वो कौन सा है? सीखने के लिए मूल्यांकन में आएगा। और सीखने के बाद कितना सीख पाए ये अगर जानना है तो सीखने का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कितना हमने जो हमने को सिखाया गया था वो सीखा या नहीं। क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 15 में कवर है। ठीक, मूल्यांकन और ये आकलन ध्यान रखिएगा, दोनों अलग है अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, सहायक शिक्षक वाले सेम। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। मुख्य रूप से जब आपसे यहां पे पूछा प्रत्यक्ष ज्ञान तो कई लोग सोचते होंगे कि प्रत्यक्ष ज्ञान कभी नहीं पढ़ा। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? अगर मैं इसको काट के लिख दूं सीखना, तो आपको एक प्रश्न याद आ रहा होगा। अभी एक प्रश्न इससे पहले जो उदाहरण दिया था कि एक लड़की मिट्टी का टीला बनाती है और मिट्टी का टीला बना करके देखती है कि वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता, फिर पानी मिक्स करते हैं और ऊंचाई तक जाता है। याद आया? वही चीज पूछा है कि पूर्व अनुभव जो उसका था उसके साथ वो रचनात्मक कार्य कर रही है और उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान यानी सीखना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व संवेदना, पूर्व के अनुभव के आधार पर सीखना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा या सीखना कहलाएगा। 26 में कवर किया गया है। अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करना सीखना या प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अगला नंबर देखें 20, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी शिक्षण जो पढ़ा रहा है, आपको टीचिंग कर रहा है, वो किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए? पहला क्या? एक प्रशिक्षित शिक्षक से आप पढ़ना पसंद करेंगे, यानी अनट्रेंड है, नहीं पढ़े। अनुभवी होना, देख लेते हैं, अनुभवी रहेगा तो ठीक है, अच्छा पढ़ाएगा। युवा प्रतिभाशाली, इसका कोई संबंध नहीं। मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुशल भी होगा और प्रशिक्षित भी होगा, ऐसा शिक्षक आपको बेहतर पढ़ा सकता है। ये वीडियो नंबर 29 में शिक्षक की विशेषता के बारे में शायद, हाँ, शिक्षण हमेशा एक कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा होनी चाहिए, वीडियो नंबर 29। अब एक प्रश्न जो आया क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क में कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्षों तक होता है? इसका आंसर तो वैसे 85% हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो नंबर 32 में मैंने कराया तो है, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं कराया। वैसे मेरे को याद आ रहा है कि मैंने बताया था, लेकिन अब वो जरूरी नहीं है। यानी मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21 को मान सकता हूं कि ये एनालाइजर का फॉल्ट है कि उस क्लास में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वमुखी विकास से है। यह किसकी परिभाषा है? शिक्षा का दार्शनिक जो पढ़ रहे थे, इसका उत्तर तो वैसे महात्मा गांधी होगा। शिक्षा का दार्शनिक आधार जो पढ़ रहे थे उसमें ये लाइन शब्द सा लिखा हुआ। मैं कई बार बोल चुका हूं कि छोटी छोटी जो परिभाषाएं होती हैं उन परिभाषाओं को उठा करके प्रश्न पूछ देता है। एबीओ 2013 असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 2013 में, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो थे केवल परिभाषा। इवान पावलोव याद है ना? वही इवान पावलोव जो कि घंटा बजाता है, कुत्ता लार टपकाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत अधिगम को निम्न
से स्पष्ट करता है। किससे स्पष्ट करता है? सहचर्य से स्पष्ट करता है। सहचर्य कहने का मतलब क्या है? सहचर्य मतलब इधर घंटा बजा और इधर कुत्ता लार टपकाया, एक सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन। इसको अंग्रेजी में भी मैंने बताया था शायद, क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 18 में। ये देखिए, हाँ, सहचर्य यानी एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन का मतलब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। हमने एनसीएफ 2005 पूरा पढ़ा था और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को देता है। और इसके लिए शायद एक प्रश्न कराया था मैं। हाँ, एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस अन्य पाठ्यचर्या पर आकर्षित करता है? कला, विरासत, शिल्प, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और लिया है, काम और शिक्षा, जो कि उसमें शामिल नहीं था। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाते तो शायद आप इसको सही कर सकते थे। क्यों? अगर आपने पढ़ा है तो, क्योंकि कला शिक्षा मैंने पढ़ाया है, कला शिक्षा मैंने पढ़ाया है, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा भी मैंने पढ़ाया है, शांति के लिए शिक्षा भी पढ़ाया है। तो जहां पे 1, 2 और 4, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि 1, 2, 4 हो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो उत्तर जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी हो जाता। ये थोड़ा दिमाग लगाना था, बाकी कुछ नहीं। चलिए, बाकी इसको डिटेल में पढ़ाया होगा तो हो सकता है, वैसे क्वेश्चन लगा तो मिला होगा तो लगा दिया होगा लड़का। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। लेव वाजोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से किया जाना चाहिए? तो विद्यार्थियों का आकलन कैसा होना चाहिए? मौखिक आकलन होना चाहिए। लेव वाजोस्की क्या कहता है? मौखिक होना चाहिए, योगात्मक होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, या मानकीकृत होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सहयोगात्मक परियोजना द्वारा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में, वाजोस्की के सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण नकल द्वारा सीखता है। इसके अनुसार बालक समाज के अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। वाजोस्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं और बच्चों का आकलन हेतु सहयोगात्मक परियोजनाओं का सुझाव देते हैं या दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका कहता है, ये कहना ये चाहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल वाटिका जो शब्द है वो बाल वाटिका किस उम्र के बच्चों के लिए है? तो वो बच्चे जो कि 5 वर्ष से कम आयु के हैं उनके लिए है, ऑप्शन नंबर बी। ये शायद शिक्षा नीति तो पढ़ाया हूं लेकिन इसका ये मिला नहीं होगा तो लगाया नहीं, वीडियो नंबर 31 में होगा, वैसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को क्या कहा जाता है? सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं मतलब परंपरागत व्यवहार करते हैं। परंपरागत व्यवहार मतलब समाज में जो नियम है उस नियम के अनुसार व्यवहार वो करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? कौन सी होगी? लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा जाता है नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर, या नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो सही हो जाएगा नैतिकता का परंपरागत स्तर, क्योंकि परंपरागत कार्य वो कर रहे हैं, ठीक। जैसे वो अपने माता पिता से सीखता है, बच्चों का व्यवहार अपने माँ बाप या किसी बड़े द्वारा बनाए गए नियमों पर चलता है, उसको कहता है रूढ़िगत चिंतन या परंपरागत स्तर। अगली बार आपसे पूछ देगा रूढ़िगत चिंतन क्या है, कंजर्वेटिव थिंकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कोहेलबर्ग को आपने पढ़ा होगा तो आपसे प्रश्न बन जाता, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बनेगा, लेकिन आज मैं समझा देता हूं। कोहेलबर्ग कहता है, कोहेलबर्ग जब बात करता है अपने नियम अपने सिद्धांत के बारे में बताना शुरू करता है तो कोहेलबर्ग कहता है कि बच्चे जो हैं वो सबसे मासूम है। बाकी आपकी नजर में आपका भतीजा शैतान हो, आपका भांजा शैतान हो, मामला नहीं रखता। आप किसी की बुआ है, वो आपका भाई का लड़का शैतान हो, मामला नहीं रखता। कोहेलबर्ग को मान के रखेंगे तो बोलेंगे, कोहेलबर्ग बोलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उनको अगर आप समझा दें तो बच्चे समझ भी जाते हैं, लेकिन समझाने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते
ऐसा नहीं बोल सकते कि बच्चा ये काम मत करो, वो काम मत करो। कोहलबर्ग कहता है कि जो भी काम आपको नहीं कराना है या जो भी काम आपको कराना है, बच्चे को आपको उसको समझाइए कि ये काम क्यों नहीं करना किया जाना चाहिए या काम क्यों किया जाना चाहिए। इस आधार पर कोहलबर्ग बात करता है। अब इसका उत्तर आपको पता चल गया। तो कक्षा में सख्त अनुशासन रखेंगे तो कोहलबर्ग का नियम लागू नहीं होगा। कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा, इसको छोड़ देते हैं अभी। बच्चों में नैतिकता मूल्य संबंधी सामग्री पढ़ाने को देना चाहिए, नहीं, प्रवचन नहीं देना है। कोहलबर्ग कहता है जो भी बात है उसको आप खुल के बताइए। बच्चों के व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी देना, बिल्कुल नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? बच्चों में नैतिक मुद्दों की चर्चा। नैतिक मुद्दों की चर्चा, आखिर ये सही क्यों है, ये गलत क्यों, उनके दिमाग में बैठना चाहिए, तब वो नैतिक रूप से व्यवहार करेंगे, ऐसा कोहलबर्ग का मानना है। वीडियो नंबर 15 आप देखिएगा, ये पूरा हाईलाइट किया है। आप जो पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा हाईलाइट किया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो बाद में हम वीडियो बनाने के लिए इसको हाईलाइट किया गया। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास में सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास में सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपको बताना है। विकास के बारे में सर्वाधिक, मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल गुणात्मक प्रक्रिया भी है, मात्रात्मक प्रक्रिया भी। मनुष्य में विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है मनुष्य में विकास गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो एक गुणात्मक भी शामिल हो गया, मात्रात्मक भी शामिल हो गया, तो ये दोनों से ज्यादा सही ये हो गया। मनुष्य में विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़े होंगे, तो क्या हो गया इसमें, ये और ये इसी में शामिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये कौन से वीडियो में करा है आपको याद होगा, या मेरे को तो याद है, जो लोग कोर्स लिए होंगे वो लोग भी देखेंगे। इसको मैंने जब बताया था वृद्धि और विकास में अंतर, और उसमें ये चीजों को समझाया गया था। ये देखिए, ये वाला वीडियो नंबर 1 ही है, पहला ही वीडियो देखेंगे। दूसरा देखें, क्वेश्चन नंबर 30, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है? यदि वो उसकी गणितीय समझ अच्छी नहीं होती, क्या बोलते हैं कि उसकी गणितीय समझ अच्छी नहीं होती, तब की स्थिति में रवि के साथ क्या होता? तब की स्थिति में कहते हैं कि रवि क्या है, डिस्कैलकुलिया से प्रभावित है, लेकिन कहता है कि उसकी गणितीय समझ अच्छी है, केवल वो जो चीजें हैं उसको पढ़ने में, अक्षरों को पढ़ने में, शब्दों को पढ़ने में कमजोर है। मतलब वो किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अगर वो उन शब्दों को लिखने में कमजोर होता, जैसे मैं बोलूं 59 या फिर मैं बोलूं हाँ 59, तो कुछ इस तरीके से 59 लिख देता, मैं बोलता 69 तो इस तरीके से 69 लिख देता, तो मैं क्या कहता? वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है, या फिर हाँ डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया एक साथ भी हो सकते। डिसलेक्सिया यानी पठन संबंधी समस्या और लेखन संबंधी समस्या एक साथ भी हो सकते। लेकिन मुख्य रूप से जैसे आप क्या बोलते हो, क्यू को क्वी बोले, और को अवर बोले। जैसे आपको लिखना है ऐसे, जैसे एक हमारा मित्र था, एक क्लास में पढ़ता था लड़का, वो ऐसे लिखा है और, तो आप इसको और पढ़ेंगे, लेकिन कई बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे? और। तो लिखेगा तो सही लेकिन पढ़ेगा गलत, तब क्या है? डिसलेक्सिया। लेकिन अगर पढ़ेगा सही और लिखेगा गलत तो डिस्ग्राफिया। अगर दोनों गलत तो दोनों बीमारी। अगर कैलकुलेशन में कम समस्या तो डिस्कैलकुलिया। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ प्रश्न थे, लगभग हमने देखे कि लगभग 30 में से 28 प्रश्न, लगभग 28। एक तो मैंने बोला चर्चा किया था, वो शायद वो रिकॉर्ड में नहीं है, तो लगभग 28-29 प्रश्न मान सकता हूं कि सारे थे। तो इस तरीके से आप ये वीडियो नंबर 28 में देख पाएंगे, जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं वो लोग। और बाकी अगर आप शिक्षक भर्ती, जो 10,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसके लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3,999 रुपए फीस है, जो कि 2,499 रुपए में ऑफर में अभी मिलेगा। इसमें वीडियो क्लास पीडीएफ का कंप्लीट पैकेज होगा। इसमें इसकी वैलिडिटी जो होगी आगामी शिक्षक भर्ती के एग्जाम तक होगी। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर 94,064,21,014 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको सहायक शिक्षक का लेना है तो सहायक शिक्षक, शिक्षक का लेना है तो शिक्षक। बाकी
इसी कोर्स को आप 5 रुपए पर डे के हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको शुरू के 2 दिन, शायद हाँ शुरू के 2 दिन का फ्री डेमो क्लास है। उस फ्री डेमो क्लास को 2 दिन आप अटेंड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर 5 रुपए पर डे के हिसाब से 30 दिन का 150 रुपए महीना के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी वीडियो क्लास, पीडीएफ, सारी चीजें मिलेंगी। अगर इसके बारे में भी जानकारी आपको चाहिए तो उसी नंबर पे 94 064 21 014 ये वाला नंबर है, इसी में आप कर सकते हैं। बाकी नीचे ऐप का लिंक होगा, उसमें से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा एक बात और, हाँ, जो लोग शिक्षक भर्ती टेट की परीक्षा के लिए लगे हुए हैं, हमारा एनालाइजर ऐप लेके आ रहा है उनके लिए टेस्ट सीरीज, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल फ्री नहीं, कुछ फीस भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट आपको फ्री मिलने वाले हैं। तो उस टेस्ट को आपको जाकर के देना है, कुछ दिनों में आएगा। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आपको अपडेट दूंगा कैसे देना है, कैसे देखना है। नमस्कार।